students, I am back with a new video that is on nutrition in human beings. तो न्यूट्रिशन जो होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा वी आर हैविंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक में वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वी इंजेस्ट अवर फूड एंड द फूड विच इज इंजेस्टेड वाज ब्रेक डाउन बाय अवर बॉडी और उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा जिसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करने से पहले इंजेस्ट तो किया जाएगा, तो सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड होता है जिसे हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा न्यूट्रिशन में दैट इज इंजेशन। इंजेशन होने के बाद वो फूड हमारे स्टमक में पहुंचेगा, वहां पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके शुगर्स की फॉर्म में, आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल की फॉर्म में, उनको अमीनो एसिड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाना है। तो हमारा सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद वो जो डाइजेस्ट हुआ फूड उसको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा और उसको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो फूड है हमारा ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा, तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा। उस चीज को कहा जाता है एसिमिलेशन होना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब एसिमिलेट होने के बाद फूड क्या होगा? उसको रेस्पायर किया जाएगा, मीन्स ब्रेक डाउन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग फूड खा क्यों रहे हैं? एनर्जी के लिए। तो उससे एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा हुआ है वो सारा का सारा इजेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो हमारे ये जितने भी स्टेप हुए ये सारे के सारे स्टेप्स थे जिनके थ्रू फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। अब मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा अलग अलग पार्ट के अंदर, उसके ऊपर क्या एक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले फूड को हम लोगों ने इनटेक किया। जब भी हम लोग फूड को खाते हैं तो वो अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकती है कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रोटीन ले रहा हूं तो प्रोटीन में क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे क्या हैं? अमीनो एसिड्स हैं। ये सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड है इनके बीच में जो लगा हुआ है, और ऐसी एक कॉम्प्लेक्स चेन होती है जिसे हम लोग प्रोटीन कह देते हैं। तो डाइजेशन का मेन पर्पस क्या होगा? इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, ताकि ये जो हमारे मोनोमर्स हैं, जो इनके अमीनो एसिड्स हैं, इनको फ्री फॉर्म में ले आना जिसका इजीली एब्जॉर्प्शन हो पाए। देखिए कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म थी फूड की उसको एब्जॉर्ब कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर ये सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं तो इनको इजीली हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने फूड को इंटेक किया। इंटेक कहां पे करेंगे? बकल कैविटी में, दैट इज माउथ। तो माउथ के भी हमारे 3 पार्ट होंगे। पहला है टीथ, फिर टंग, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स। बेटा जो हमारे टीथ हैं, टीथ का काम जो है वो है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे मैकेनिकली फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा रहा है। और दूसरी चीज है दैट इज टंग। टंग का काम क्या होता है? फूड को रोल करना, उसके बाद फूड को टेस्ट करना, उसके अलावा फूड को स्वेलो करना और पुश करना फूड को फॉर द स्वेलिंग। मतलब हम लोग जो फूड को निगलते हैं उस चीज में हमारी टंग रोल प्ले करती है। उसके अलावा एक होती है बेटा हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड करती क्या है? सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है हमारे सलाइवा को, और सलाइवा जो होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा एंजाइम दैट इज सैलिवरी अमाइलेज, और ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इनटू द शुगर्स। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और शुगर इज द सिंपलर फॉर्म। तो हमारा जो स्टार्च का डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, एंड ओल्डर नेम ऑफ सैलिवरी अमाइलेज इज टाइलिन। ठीक है, अब दूसरा जो होता है हमारी सलाइवा में वो होती है एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन का क्या काम होगा? एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन हमारी
उन पैथोजेंस को किल करेंगी जो हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार जो एक्शन होगा उन पैथोजेंस के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो हमारे माउथ में होगा विद द हेल्प ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा। एंड सेकेंड प्रोसेस जो इनको किल करने के लिए एक्शन लेगा वो होगा HCl के थ्रू। HCl इनको किल करेगा इनसाइड द स्टमक। तो अब हमारा क्या हुआ, फूड को ग्राइंड कर चुके हैं, उसको रोल कर चुके हैं, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो चुका है, उसके अंदर जो है सलाइवरी एमाइलेज भी मिक्स हो चुका है। और बेटा कभी कभी आपने देखा होगा, जनरली हम लोग किसी चीज को खाते हैं शुरुआत में, तो बाद में थोड़ा धीरे धीरे करके वो मीठा लगना शुरू हो जाता है। जानते क्यों? जैसे हम लोग उसको च्यू करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज मिल जाता है और उनको शुगर्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें फूड कभी कभी अगर कभी कुछ खाते हैं तो वो बाद में मीठा इसलिए लगने लग जाता है बिकॉज सलाइवरी एमाइलेज उसके ऊपर एक्शन ले लेता है और फ्री फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो वहां पे हमारी टंग टेस्ट कर पाती है। तो अब फूड क्या हो गया, हमारा सारी उसकी मैकेनिकल प्रोसेस जो था डाइजेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब फूड को एक बोलस की फॉर्म में भेजा जाएगा और वो कहां से पहुंचेगा, ईसोफेगस से। ईसोफेगस क्या है, एक कनेक्टिंग पाइप है बिटवीन माउथ एंड स्टमक। स्टमक और माउथ के बीच में कनेक्टिंग पाइप होता है जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। और ईसोफेगस का मेन काम क्या होता है बेटा, इसका मेन जो फंक्शन पूछा जाएगा बोर्ड्स में, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? तो पेरिस्टाल्सिस क्या है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की वॉल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से जो फूड है वो पुश कर दिया जाएगा टुवर्ड द डाउनवर्ड साइड। ठीक है, तो फूड हमारा नीचे पहुंच जाएगा स्टमक के अंदर। अब ईसोफेगस ने क्या किया, पेरिस्टाल्सिस किया, उस फूड को स्टमक तक पहुंचा दिया। अब स्टमक में हमारा जब फूड पहुंच गया तो स्टमक का काम क्या है, स्टमक एक टेम्परेरी साइट है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, और हमारा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज किए जाएंगे, दैट वन इज पेप्सिन। तो पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, उसको एक्टिव करने के लिए हमारा HCl रोल प्ले करेगा। तो HCl क्या करेगा, उस इनएक्टिव पेप्सिन को मीन्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन कहते हैं उसे एक्चुअल में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और एक्टिव पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में, पेप्टोन्स में और प्रोटीएज में ब्रेक डाउन कर देगा। हालांकि ये बिल्कुल सिंपलर फॉर्म नहीं है, सिंपलर फॉर्म इसकी अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स को इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा कि जो HCl है, सेकंड थिंग इज HCl जो हमारे स्टमक में रिलीज होगी। HCl का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देना, और हमारा ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम टू अवर स्टमक, जिसकी वजह से जो हमारा फूड पहुंच रहा है उसके अंदर कोई भी अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कंटामिनेंट है या पैथोजन है उसको किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो HCl का फर्स्ट फंक्शन तो हो गया एक्टिव करना हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को, और दूसरा हमारा किल करना किस चीज को, पैथोजेंस को। तो ये हमारा HCl हो गया। थर्ड थिंग इज म्यूकस। बेटा म्यूकस इसलिए रिलीज किया जाता है कि आप सपोज करिए अगर हमारा स्टमक है, स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, और स्टमक के अंदर ये फूड आया और यहाँ पे HCl प्रेजेंट है, तो HCl क्या करेगा, वो साइड वाली जो लाइनिंग है स्टमक की उसको बर्न कर देगा। तो यहां से क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता रहता है। म्यूकस रिलीज होने की वजह से क्या होगा, ये HCl साइड वाली वॉल को बर्न नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से जो HCl का एसिडिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाता। ठीक है, अब ये तो तीन चीजें हो गई जो स्टमक में ही, और जो स्टमक रिलीज करता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब स्टमक के अंदर जो भी प्रोसेस होना था वो हो चुका। अब वो फूड धीरे धीरे करके उसमें वो पहुंचेगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा तीन जगह से सिक्रीशन आएंगे। सबसे पहला तो खुद ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेगी। दूसरा उसके पास जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमारा एक बाइल जूस आएगा जो लिवर से आएगा। उसके अलावा पेनक्रियास से आएगा पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस
और बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड के ऊपर एक्शन लेंगे। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, प्रोटीन को वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा। और बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस बेटा इमल्सिफिकेशन करेगा। और बाइल जूस आया कहां से, लिवर से आया, तो ये क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो जो फैट का मेन डाइजेशन है वो हमारा बाइल जूस करता है। और बाइल स्टोर कहां पे होता है, ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। और हमारा लास्ट है पेनक्रियाज, जो रिलीज करेंगी वो है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बेटा। हेट्रोक्राइन मीन्स इट इज प्लेइंग रोल एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन जो फंक्शन होगा उसमें पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। और पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दो चीज रिलीज करेगा। ट्रिप्सिन का काम होगा जो यहाँ पे पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दी थी प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, उस प्रोटीन्स को और पेप्टोन्स को फर्दर और ब्रेक डाउन करना हमारा ट्रिप्सिन का काम है। ठीक है, उसके अलावा जो लाइपेज है, लाइपेज का काम क्या होगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन करना। तो फूड जो है हमारा, ये सारे मिलके क्या करेंगे, जो भी फूड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे। अब एक ये फूड हमारा डाइजेस्ट सारा हो चुका है, देख लिया हम लोगों ने, ये सिंपलर फॉर्म में आ गया। लेकिन ये फूड जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और उन्हें कहते हैं हम लोग विलाईज। और विलाई के ऊपर हमारी और छोटी माइक्रो विलाईज लगी होती हैं। और विलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड था वो डाइजेस्टेड फूड रीएब्जॉर्ब हो पाए। देखिए, अगर ये विलाई ना होती तो देखो हमारा सरफेस एरिया कितना था, बस इतना सा था। और लेकिन अगर मैं विलाई को एक्सटेंड कर दूं, पूरा खोल दूं एक विलाई को, तो नियर अबाउट इतना बड़ा सरफेस एरिया हो गया। तो इससे कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसमें चारों तरफ से रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है ना विलाई में। तो विलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जिससे हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम अमाउंट में हो पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फूड है वो पहुंचेगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, जो एक्सेस वाटर था उस फूड के अंदर, जो अनडाइजेस्टेड था, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, उसको क्या किया जाएगा, उसमें से पहले तो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट फूड है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा या इजेशन कर दिया जाएगा थ्रू द एनस। सो दैट इज द होल पार्ट विच विल हैपन इनसाइड द डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें होंगी, और ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर रोल प्ले करेंगे और हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे, और सिंपलर फूड को फिर विलाई रीएब्जॉर्ब कर लेगी। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद रीएब्जॉर्ब होगा कहां, अच्छा विलाई करेगी कैसे, देखो विलाई को चारों तरफ से ये सराउंड करके रखती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है बेटा इनके अंदर, जिन्हें लैक्टियल कहा जाता है। और ये जो फूड है सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, सीधा ब्लड वेसल में रीएब्जॉर्ब होके और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इट विल रीच द एवरी सेल और एवरी टिश्यू ऑफ अवर बॉडी, जहां पे उस फूड को जो सेल्स हैं वो लेंगी और उसको रेस्पायर करके एनर्जी बनाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग जो डेली लाइफ प्रोसेस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेशन पार्ट। अभी दूसरे पार्ट के ऊपर अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज और है बेटा, ये सारी चीजों के आपको नोट्स जो है आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज राना बायोलॉजी क्लासेस। इट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप सीधा उसमें टाइप करना है आपको राना बायोलॉजी
क्लासेस, और उसके अंदर आपको ये सारे के सारे इसी फॉर्म में जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आपको नोट्स वहां पे अवेलेबल हैं। और आपको अगर वहां पे जब ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल कोड मांगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको डालना है कैपिटल्स में RBC। तो RBC इज द ऑर्गेनाइजेशन कोड, और उसमें आपको 9, 10, 11, 12 सारे बायोलॉजी नोट्स अवेलेबल होंगे, और उसमें साथ में आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको उसमें समझाने की कोशिश की है। तो आप उसे एक बार डाउनलोड करें और पढ़ें, और जरूर बताएं कि कैसा लगता है। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर ये टॉपिक्स नहीं समझ में आया, मैं उसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। So that's all. Thank you, students.